जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी। तो आज अभी हमने मूल विधि में हमारा मूल विधि में अभी तक हमने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे एक्ट का नाम जनहित याचिका, अब हम पढ़ते हैं जनहित याचिका मूल विधि में जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो सारी पढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट यानी जो भी, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, जनहित याचिका जनहित याचिका जैसे मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वह उसमें हानिकारक चीज़ें डाली जा रही हैं, तो वह जनहित में है कि वह देश को बताए कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, वह जनहित है। अब ये जनहित नहीं है कि हमारा बम किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में आप बताइए, हम भी बनाना शुरू कर दें। जो आवश्यक और जो ज़रूरतें हैं, जो देश के लोगों के लिए हानिकारक हैं, वो चीज़ें, खाने वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बताई जा सकती हैं, ये जनहित है। जो रूल रेगुलेशन है, लोगों को जानकारी हो, यह जनहित है। जो रूल रेगुलेशन है, देश के लोगों के लिए यह जानकारी होना चाहिए, यह जनहित है। सरकार बताए क्या रूल है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका PIL जिसे संक्षिप्त में हम जनहित याचिका जिसे हम संक्षिप्त में PIL कहते हैं। यह याचिका वह एक याचिका है जो कि जन लोगों के लिए सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी। जनहित याचिका की शुरुआत 1976 ईस्वी में की गई थी। जनहित याचिका PIL की अवधारणा का उत्पत्ति अमेरिका से हुआ है। जो भी व्यक्ति PIL में या फिर किसी सार्वजनिक महत्व के लिए किसी मामले में जिसमें किसी वर्ग या समूह के हितों या फिर उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित हुए हो, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय के शरण में जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत के पारंपरिक नियमों में ढील देकर जनहित याचिका को पेश किया गया है। जनहित याचिका द्वारा सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है। भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। जनहित याचिका भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।
जनहित याचिका भारतीय संविधान की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में के समक्ष दायर की जा सकती है। जनहित याचिका की निम्नलिखित परिस्थितियों में दायर की जा सकती है। जैसे कि जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के सामूहिक हितों को जैसे सरकार की कोई फैसले या फिर योजना या फिर बुरा असर लोगों पर पड़ रहा हो। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में वो सोच रहा है और वह जनहित याचिका दायर करता है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका व्यक्तिगत हित सम्मिलित है। जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ दायर किया जा सकता है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकता है, परंतु यह किसी निजी पक्ष या कंपनियों के कारण जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उस पर और कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवाद के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे कि कानपुर में स्थित किसी निजी कारखानों से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवाद होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य भारत संघ को आवश्यक हो अथवा दोनों भी हो सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निजी कारखाना। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णन अय्यर ने न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माने जाते हैं। पुष्पा कलिपा हिंगोरानी को जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। इन्होंने अदालत में 100 से अधिक ऐसे जनहित याचिका दायर की है जिसकी फीस नहीं ली गई है। भारतीय संदर्भ में पीआईएल न्यायालय रूप से व्यक्त है। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया। जनहित विवाद किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका के जन कर्तव्यों का उल्लंघन से संबंधित क्षति का संदर्भ में दायर होता है। जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर होता है जिस प्रकार से रिट आदेश याचिका दायर किया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। उच्च न्यायालय के जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 2 प्रतियां जमा करनी पड़ती हैं। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। याचिका की एक प्रति अग्रिम रूप से प्रत्येक प्रतिवाद को भेजनी पड़ती है तथा इसका सबूत जनहित याचिका में जोड़ना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका में 5 प्रतियां दाखिल करनी होती हैं। प्रतिवाद को याचिका की प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है। जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर किया जा सकता है, लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या फिर संस्था के द्वारा की गई हो। व्यतीत व्यक्तियों द्वारा, यानी जो प्रभावित है, जो व्यक्ति प्रभावित है उसके द्वारा पीआईएल दायर किया जाएगा। और सामाजिक हितों के अभाव, सामाजिक हितों की भावना रखते हुए व्यक्ति दायर कर सकता है। और उन लोगों के अधिकारियों के लिए जो कि गरीब या फिर किसी अन्य कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते हैं। पीआईएल एक पोस्ट कार्ड के द्वारा भी दायर किया जा सकता है। यह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के दोनों में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका में न्याय का प्रारूप प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश।
इसमें प्रतिकर औद्योगिक संस्थान को बंद करने का आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने का आदेश आदि होता है। सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश। अंतिम आदेश, जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों को और फिर निर्देशों को लागू करने तथा सीमा समय जिसके अंदर लागू करना होता है, जनहित याचिका के लिए वकील होना आवश्यक जरूरी है। राष्ट्रीय तथा राज्य या फिर जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के वकील की सेवा प्रदान करने वाले कराए जाने का प्रावधान है। यदि कोई भी पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की जाती है तो इसके लिए रजिस्ट्रार द्वारा आदेश जारी होता है। निम्नलिखित स्थितियों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जब गरीबों के मानवाधिकार का हनन हो रहा हो, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों या फिर दायित्वों को पूर्ति न कर रहा हो, जब धार्मिक अथवा संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जब कोई कारखाना या फिर औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो, जब सड़क पर रोशनी की आवश्यकता न हो, जब सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न हो जिसमें आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशानी हो रही हो, जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रही हो, जहाँ निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित हो रहा हो, जब राज्य सरकार के अधीन कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए हो सकता है, बाल श्रम तथा बंधुआ मजदूर के खिलाफ हो सकता है जनहित याचिका, लैंगिक शोषण और महिलाओं के बचाव के लिए हो सकता है, उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध के लिए हो सकता है, सड़क और नालियों के रखरखाव के लिए हो सकता है, व्यस्त सड़कों के विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए जिसके वातावरण में कठिनाई न हो। एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उसके बाद सुनवाई हुई और फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जनहित याचिका भारत कानून में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमा का प्रावधान है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का विस्तार बहुत हद तक समांतर रूप से हुआ हो। जनहित याचिका को मध्यम वर्ग की सामान्यतः स्वागत और समर्थन किया हो। जनहित याचिका भारतीय संविधान या फिर किसी भी कानून में परिभाषित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है। इस प्रकार की जनहित याचिका का विचार अमेरिका में जन्मा। वहाँ का एक सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका पी.एन. भगवती ने प्रारंभ किया था। जनहित याचिका का लक्ष्य तीव्र और सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना और कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करने के हेतु किया जा सकता है। यह समूह हित में काम आती है और न कि व्यक्तिगत हित में। यह जनहित याचिका का दुरुपयोग यदि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। जनहित याचिका को स्वीकारना तथा अस्वीकारना न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। जनहित याचिका की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं। लोकहित में प्रेरित कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन इसे दायर कर सकता है। न्यायालय को दिया गया पोस्ट कार्ड भी रिट याचिका मानकर इसे जारी कर सकता है। न्यायालय को
अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। ये राज्य के साथ ही निजी संस्थानों के विरुद्ध भी दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका दायर करने के लिए व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। जनहित याचिका के लाभ। इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकार तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेताया गया है। यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में बृहद बनाते हैं। इसमें व्यक्ति को कोई नए अधिकार मिल जाते हैं। यह कार्यपालिका तथा विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के लिए बाध्य करती है। यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के सुनिश्चित करती है। एसपी गुप्ता और बनाम भारत संघ न्यायमूर्ति पीएन भगवती के प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिनको क्षति पहुंचाई गई हो या विधिक अधिकारी का कर्तव्य अतिक्रमण हुआ हो तो अपने निर्धारण के कारण न्यायालय जाने का असमर्थ हो तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में आवेदन दे सकता है, जहां तक कि उच्चतम न्यायालय में पत्र लिखकर भी उपचार की मांग कर सकता है। न्यायमूर्ति भगवती के आगे यह भी कहा गया कि न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। दुर्भावना या फिर राजनीतिक उद्देश्यों से इस याचिका का लाभ नहीं किया जा सकता है। भारत की जनहित याचिका के विकास के कारण। भारत में जनहित याचिका के विकास के कारण न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा कि याचिका न्यायपालिका को शक्ति के दुरुपयोग को रोककर जनमानस को ऐसे उपचार प्रदान करना होगा जिसमें दलित या फिर कमजोर वर्गों का शोषण या फिर अन्याय समाज से समूल समाप्त हो जाए, चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को प्रतीकात्मक आविष्कार क्यों न करना पड़े। उपर्युक्त विचार विमर्श को प्रबल बनाने के लिए तथा न्याय की महत्ता को बनाए रखने के लिए जनहित याचिका का विकास हुआ हो। भारत में इसके लिए प्रमुख कारण है। संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि समाज के सभी वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करें। न्याय की प्रतीकात्मक जटिलता के कारण कोई न्याय से वंचित न रहे। संविधान के अनुच्छेद 39A में यह निहित किया गया है कि समाज की गरीब वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। जनहित में लोगों के हितों की रक्षा की जाए। जहां अधिकार वहां पर उपचार को विस्तृत करने का प्रयोग में लाना चाहिए। न्याय को व्यवहारिक बनाना। प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकार को न्याय मान्यता देना। जनहित याचिका का उद्देश्य और उद्भव और उद्देश्य, ये चीज़ें कल होंगी। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।